Hello and welcome aspirants to daily news analysis of the Indian Express. आज डेट है 21 सितंबर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पेज पर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कह लीजिए। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में आता है। ओके, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है ये। यहाँ पर स्टैच्यू बनाया जा रहा है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, 108 फीट टॉल्स। ओके, स्टैच्यू ऑफ वननेस, और किसके सम्मान में बनाया जा रहा है? तो आदि शंकराचार्य। ऑलराइट, अब देखिए इनकी सबकी ऐसे बहुत सारे आचार्य पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री में, तो इन सबकी अलग अलग फिलोसफीज होती थी। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे याद करवा देता हूँ। अंदर मत जाइए फिलोसफी में, बट प्रीलिम्स में क्या है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाती है कि किसकी क्या फिलोसफी थी। ऑलराइट, तो जैसे आदि शंकराचार्य पे आया तो आप याद रख सकते हो AS4। राइट, ए से अद्वैत, अद्वैत फिलोसफी को बिलोंग करते थे। एस फॉर शंकर। राइट, और फोर क्योंकि इन्होंने चार धाम की स्थापना की थी, चार मठ बनाए थे। और कहाँ कहाँ बनाए थे? यहाँ पे द्वारका में, ईस्ट में पुरी, राइट, यहाँ पे बद्रीनाथ, एंड इधर साउथ में था एक श्रृंगेरी। राइट, ये चार इन्होंने मठ बनाए थे, इसलिए मैंने इसका जिंगल बनाया है AS4। राइट, अब तो देखिए, अब इसी को आप अगर एंशिएंट से क्वेश्चन आता है तो जस्टिफाई कर सकते हो कि जैसा ब्रिटिशर्स क्लेम करते हैं कि हमने पॉलिटिकल यूनिटी स्टैब्लिश की इंडिया में, ठीक है की होगी, बट कल्चरली हम एक थे। ओके, कल्चरली पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सेम था। ठीक है, तो उसमें आप इनको कोट करेंगे कि अगर आप हम चार मठ देखें तो वो भी दिखाता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंडिया जो भी हम कहते हैं, ठीक है, culturally we were one, we were having a common philosophy। ऑलराइट, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका भी स्टैच्यू बना था, दैट इज रामानुजाचार्य। ऑलराइट, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं VAR से। राइट, आर फॉर रामानुजाचार्य। और अगर आपको याद है तो आप मुझे बताएंगे कि इनके स्टैच्यू को क्या कहा गया है। जैसे शंकराचार्य के स्टैच्यू कहा गया है ना यूनिटी ऑफ वननेस, तो इनके स्टैच्यू को क्या कहा गया है? VA, विशिष्ट अद्वैत फिलोसफी। राइट, विशिष्ट अद्वैत। AS4, अद्वैत फिलोसफी, दिस इज विशिष्ट अद्वैत। राइट, यानी ये कह रहे हैं कि अद्वैत में भी एक विशिष्ट फॉर्म है, एक स्पेशल फॉर्म है। राइट, इसके अलावा दो तीन और इंपॉर्टेंट है, मैं अभी यहाँ पर ये सब आया है तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि फिर बाद में ये चीज हमें लेक्चर में देखने को मिले ना मिले। ओके, तो एक वर्ड याद रखिएगा, DM। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपका माधवाचार्य पे आएगा तो माधवाचार्य की अगर फिलोसफी पूछ ली जाए तो दैट विल बी द्वैतवाद, द्वैत फिलोसफी। ओके, ऊपर के दोनों अद्वैत थी, अद्वैत एंड विशिष्ट अद्वैत, दिस इज द्वैत, जस्ट ऑपोजिट। राइट, उसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन वल्लभाचार्य पे भी पूछा जा सकता है, ही इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वन। राइट, वल्लभाचार्य, तो इनकी फिलोसफी भी पूछी जा सकती है आपसे। ये मैच द फॉलोइंग में ही आएगा, चारों चार पांच अगर आएंगे तो मैच द फॉलोइंग में ही आएगा। राइट, तो वल्लभाचार्य के लिए आप याद रख सकते हो SAV, दैट इज शुद्ध अद्वैत। भाई शुद्ध अद्वैत फिलोसफी थी वल्लभाचार्य की। एंड लास्टली वन मोर इंपॉर्टेंट पर्सन इज भास्कराचार्य। राइट, दिस बी फॉर भास्कराचार्य। राइट, इनकी फिलोसफी थी भेदवाद, भेद भेदवाद। राइट, तो मैंने आपको यहाँ पे चारों जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट कि ये प्रीलिम्स में आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग में दिए जा सकते हैं, उनके नाम और उनकी फिलोसफी। ऑलराइट, तो वो मैंने आपको यहाँ पे करा दी है। और क्योंकि देखिए अगर मैं सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, अगर मैं आपके साथ मेंस का भी डिस्कस करने बैठूंगा ना, मैं आपको GS 1 2 3 में 20 आउट ऑफ 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे दिखा सकता हूँ जिनका सोर्स सीधे सीधे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में था। राइट, वहां से आपको एडिटोरियल मिल जाएगा। और इसलिए मैंने अपना जो नेक्स्ट प्लान किया है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एडिटोरियल बेस्ड मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। राइट, एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। बाकी जो मेंस 450 सीरीज चल रही है वो तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके मेंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी रहेंगे थ्रू आउट द पास्ट 1 or 2 years वो कवर हो जाएंगे। So you can rely on this 450 plus this upcoming editorial based main series। ओके, ये शुरू करने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा आपके जो मेंस के पेपर आए हैं अभी। ऑलराइट, तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को लिमिटेड रखिएगा, ओवरबर्डन मत कीजिएगा सोर्सेज से। ठीक है,
इस कोचिंग की मैगजीन पढ़ ली, उसकी पढ़ ली। और कभी भी देखिए परफेक्शन के पीछे मत भागना इस एग्जाम में, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि आप अलग अलग कोचिंग के मटेरियल से ही सेम टॉपिक पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको दो दो तीन तीन पॉइंट्स अलग मिल जाएंगे वैरी करते हुए, फिर आप सोचोगे यार इसमें ये बुकलेट भी अच्छी है, इसमें से भी मेरा थॉरोली कवर हो जाएगा टॉपिक। आप थॉरोली करने जाओगे, ये परफेक्शन अचीव करने जाओगे, आप कभी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। ऑलराइट, इसलिए इस एग्जाम का कट ऑफ ही 50 से 55% के बीच जाता है। आपसे परफेक्शन की उम्मीद नहीं की जा रही है। हर तरह की कोचिंग है, हर तरह का मटेरियल है, सब में कुछ एक पॉइंट्स अलग इधर उधर से लिखेंगे वो लोग, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उन सबके पीछे दौड़ते फिरें, ठीक है। तो मीन्स 450 सीरीज पे आप ट्रस्ट कीजिए, एंड एडिटोरियल बेस्ड प्रोग्राम जैसे ही तैयार होगा, प्रिपेयर होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं भी कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ आपको कि मैं ऐसा कुछ शुरू करना चाहता हूँ, बट इस साल का जो पेपर मैंने देखा है अभी तक, मुझे लगा कि ये एडिटोरियल बेस्ड अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों को करा दी तो आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बाकी कुछ तो आपके रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है यार। सी प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग, बट मुझे भी न्यूज़पेपर को समझने में, पढ़ने में 2 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको 50 मिनट 40 मिनट कहीं रिकॉर्डिंग करता हूँ। सो अगर मैं 3 आवर्स दे रहा हूँ एंड मतलब बोलना अच्छा नहीं लगता, बट अगर ये 50 व्यूज आ रहे हैं इस पे, यानी 50 व्यूज भी पता नहीं कैसे आ जाते हैं, क्योंकि वॉच आवर्स तो 3 आवर्स के आसपास ही जाता है डेली। तो सिर्फ 3 आवर्स के वॉच आवर्स के लिए नहीं कर रहा हूँ यार मैं इतनी मेहनत, ठीक है। ये तो अगर 6 बच्चे भी देखेंगे हाफ 30 मिनट्स का लेक्चर तो ही हो जाएंगे। तो 50-60 व्यूज भी देखने के हैं, बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स है नहीं। ओके, तो एनीवे चलिए न्यूज़पेपर पे आते हैं, अभी तो बात की बातें। अब देखिए बहुत पहले ना एक हुआ था नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम। उस टाइम पे क्या हुआ था, शिबू सोरेन, एक झारखंड जन मुक्ति मोर्चा करके पार्टी है, उसके लीडर थे, उनके कुछ एमपीस ने ब्राइब ली थी, ठीक है। क्योंकि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया था नो कॉन्फिडेंस का मोशन, ठीक है। तो इस मोशन के अगेंस्ट में वोट करने के लिए ये जो एमपीस थे जेजेएम पार्टी के, इन लोगों ने ली ब्राइब, राइट। फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, केस का नाम भी यही रहा, नरसिम्हा राव केस, ठीक है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार देखो, एक तो क्या है, ये एक तरह के प्रिविलेज दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टू दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि आप जो भी वोट वगैरह डालेंगे यहाँ पर, ओके, जो भी आप वोट वगैरह डालते हो हाउस में, या जो भी आप कहते हो, उसमें जुडिशियरी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। ये कंसेप्ट निकल के आता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर से, ठीक है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट मेंबर के हाउस में क्या उसका कंडक्ट रहा है, कहाँ उसने वोटिंग की है, अगर उसमें जुडिशियरी इंटरफेयर करने लगी तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये केस था। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर नहीं पाया, बट देयर क्लियर एविडेंस कि हाँ इन्होंने ब्राइब लेके वोटिंग की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को दोबारा रीओपन करके रिव्यू करना चाहते हैं, राइट। प्रिविलेज का मतलब ये नहीं है कि आप ब्राइब लेके कुछ काम कर रहे हैं, सारे सबूत भी हैं उसके खिलाफ, उसके बाद भी आप कहो कि हमारे पास तो इम्यूनिटी है, राइट। सो वही न्यूज है, इम्यूनिटी टू द लेजिस्लेचर्स ऑन ब्राइबरी, सुप्रीम कोर्ट टू रिविजिट द ऑर्डर, saying that it is necessary to reconsider the correctness of 1998 5-judge constitution bench in Narasimha Rao case, where majority held that legislatures have immunity against criminal prosecution on bribery charges for any speech or vote in the parliament, राइट। तो ये उस टाइम ये दिया था जजमेंट 5 जज बेंच ने, ठीक है। तो अब अगर इसको रिव्यू करना है तो ऑफकोर्स इसको अपनी बड़ी बेंच पे जाना होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आपको 3 जज बेंच भी मिलेगी, 5 जज भी मिलेगी, 7 जज भी मिलेगी, 9 जज भी मिलेगी, और यहाँ तक कि 13 जजेस भी मिलेगी। और आज तक की सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती केस पे बैठी थी 13 जजेस की, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये जो दो आर्टिकल हैं जो प्रिविलेज इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं इनको मेंबर्स को, तो उसी पे क्वेश्चन रेज किया गया है कि ये जो आर्टिकल नंबर 105 और 194 हैं, इनको इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाएगी इसमें। एंड नाउ ट्रस्ट मी, इफ आई एम राइट एंड माय एक्सपीरियंस सेज इट, कि आपको अब क्योंकि ये न्यूज़ में आया है ना, प्लीज अपनी लक्ष्मीकांत खोलना, और उसमें जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, ठीक है, पार्लियामेंट चैप्टर में होंगे, प्रिविलेजेस दिए गए हैं, एक तो इंडिविजुअल लेवल पर सभी एमपीज को, ठीक है, और एक कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं टू दी हाउसेस। ये दोनों प्लीज डिटेल में प्रिपेयर कर लेना, ये आपको मेंस में मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं,
ठीक है। पहला आपको क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के प्रिविलेजेस दिए गए हैं टू द इंडिविजुअल मेंबर्स एज वेल एज कलेक्टिवली टू द हाउस, राइट। एंड सेकंड कि ये क्यों दिए गए हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको दिखाना होगा, हमें सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन करना है, हमें जो मेंबर्स हैं उनको वो इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी है कि वो फ्रीली अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकें, वो फ्रीली वोट कर सकें, उन्हें जो ठीक लगता है उनकी कंसाइंस के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो प्लीज इस टॉपिक को लक्ष्मीकांत से आज ही प्रिपेयर कर लेना, वरना ओवर द ईयर आप भूल जाओगे कि क्या न्यूज में रहा था और क्या नहीं। ऑलराइट, तो अब अगर मैं आपके साथ वो सीरीज जब शुरू करूंगा तो ये जो न्यूज आया ना, तो उसी के साथ मैं आपको आंसर राइटिंग इसी क्वेश्चन को फ्रेम करके करवा देता हूँ। ऑलराइट, एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें कल को आपको उसमें मिलेगी। सी देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको रोज आंसर राइटिंग कराई जाती है, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया हो गया, आईएएस बाबा, ऐसे बहुत से हैं। और लाइक वो ठीक है, बट दी थिंग इज कि सिर्फ रैंडमली लिखने से नहीं होगा जब तक कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया होगा। ओके, और अगर आप लिखने जाएंगे खुद से पूरा टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद, तो आप पूरा दिन उसमें खराब कर देंगे। सो अगर वो चीज़ आपको करवाई जा रही है तो बेटर है कि आप यहाँ से कर लो। ऑलराइट, आई एम नॉट इंसिस्टिंग एनीवन, वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त, और ये तो इस साल का है, इसके पिछले साल जाएंगे थोड़े क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे, लेकिन ये जो पैटर्न है ये इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। आपको अगले साल हो सकता है 20 आउट ऑफ 14 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जो सीधे सीधे करंट अफेयर से रेलिवेंट थे। ऑलराइट, इसलिए प्लीज या तो खुद के एक्सपीरियंस से सीखिए या दूसरे के एक्सपीरियंस सीखिए, लेकिन आपका गोल है सिर्फ एग्जाम निकालना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कनाडा की बात है तो यहाँ पर यूएस ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कमेंट दिए। यूएस ने कहा है देखिए एलिगेशन तो सीरियस हैं, तो इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए इसमें। ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कहा है कि वी आर कंसर्न अबाउट दिस एंड वी आर मॉनिटरिंग इट क्लोजली एंड इंडिया शुड कोऑपरेट इन इन्वेस्टिगेशन विद कनाडा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हुआ है, मतलब ये देखो काफी टाइम से आ रहा था कि कोई एक दो नहीं, ऑलमोस्ट शायद शायद 7 खालिस्तानी लीडर्स मरे हैं अभी पिछले एक दो महीने में। तो वो एलिगेशन वो तब से ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इंडिया की जो एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसीज, ये इनको धीरे धीरे एलिमिनेट कर रही है, ऐसा माना जा रहा था। राइट, तो ये बातें तो सामने आनी ही थी आज नहीं तो कल, बट लेट्स सी कैसे हैंडल करती हैं दोनों गवर्नमेंट। उसी आर्टिकल को आगे कंटिन्यू करते हुए, पर्पस ऑफ आर्टिकल 105 एंड 194 इज टू एंश्योर दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर एबल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम without fear of the consequences which may follow for the manner in which they speak or exercise their right to vote on the floor of the house। ठीक, ये मिल गया आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रिविलेजेस देना, ये इम्यूनिटीज देना। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। तो देखिए अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स के स्टेटमेंट में आपको परेशान करने के लिए आ जाते हैं। फर्स्ट इज सबसे हाईएस्ट टैक्स रेशियो स्टेट्स में, ओके यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, स्टेट्स की बात करें, सबसे हाईएस्ट टैक्स रेशियो छत्तीसगढ़ के पास है। ऑलराइट, दिस इज वन पॉइंट। सेकंड, यहाँ पे ये है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये क्या भला है। देखिए क्या होता है कि जैसे सपोज छत्तीसगढ़ से कहीं से कोल माइनिंग हो रही है, ऑलराइट, तो अब यहाँ पे मैंडेट किया जाता है कि आप 200 रुपीज पर टन, ऑलराइट, पर टन इतना अमाउंट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जमा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फंड क्रिएट होगा फिर वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वहीं के लोकल लोग, क्योंकि जहाँ से माइनिंग हो भी रही है तो उस एरिया में कोई तो लोकल पॉपुलेशन रह रही होगी, ठीक है, जो इस पॉल्यूशन को फेस कर रही है कोल माइनिंग के, तो इन लोकल लोगों के वेलफेयर पे खर्च किया जाएगा उससे पैसा। क्लियर, तो ये डीएमएफ के बारे में आपको जानना था। इसी तरीके से पढ़ना होगा न्यूज़पेपर, इन बिटवीन द लाइंस पढ़िए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मत छोड़िए, ठीक है, और इतना एडिटोरियल के पीछे मत भागिए। वो न्यूज़पेपर इतनी बड़ी एजेंसी सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं चला रहा है, वो काफी चीजें इररेलेवेंट भी लिखिएगा जिसका आपके एग्जाम से तो एटलीस्ट कोई वास्ता नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। जन औषधि स्टोर आपने खोल तो दिए, बट एट द सेम टाइम लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि उनको उनके सैनिटरी पैड्स यहाँ से मिलते ही नहीं है, जब भी जाओ नहीं है, खत्म हो गए। ठीक है, और फिर एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, कभी एथिक्स की केस स्टडी में लिखने को आए तो आई थिंक इट वाज बिहार और झारखंड, ओके, जहाँ की कोई आईएएस ऑफिसर थी, एक्चुअली वो किसी चिल्ड्रन वेलफेयर या ऐसा किसी बोर्ड की मेंबर थी, ठीक है, तो वो एज अ चीफ गेस्ट बन के आई थी किसी कॉलेज में। वहां पे लड़कियों ने कहा कि मैडम स्कूल में सैनिटरी पैड्स भी अवेलेबल नहीं है, जबकि प्रोविजन था वहां पर, वो शायद रेसिडेंशियल स्कूल रहा होगा बच्चियों का,
ट्राइबल एरिया में, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं है। एंड सच वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस आईएएस लेडी, ओके, जो कि हम कहते हैं कि वुमेन्स को आगे लाएंगे तो दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर इश्यूज। बट व्हाट शी रिप्लाइड इज कि आज आप लोग सैनिटरी पैड्स मांग रहे हो, कल आप लोग कॉन्डोम मांगोगे। दिस वॉज हर एग्जैक्ट रिप्लाई। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली विमेन पॉलिसी मेकिंग में आए, पार्लियामेंट में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में आए, दैट इज वन थिंग। बट अल्टीमेटली दैट be it any gender, male or female, they should be sensitive. They should be sensitive towards the need of the people. ये ज्यादा जरूरी है, जेंडर मैटर नहीं करता। राइट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब हमने हिस्ट्री में भी, चाहे वो सती प्रथा की बात हो, चाहे वो विडो रीमैरिज की बात हो, ओके, चाहे वो चाइल्ड मैरिज की बात हो, इन सब की शुरुआत, इन सब की लड़ाइयां सबसे पहले जिन्होंने की थी वो सब मेल ही थे ना। चाहे राजा राम मोहन रॉय हो, और चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, चाहे तिलक जी हो, सब मेल थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंडर बेस्ड ही आप डिसाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड इज दिस शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ देयर फेलो सिटीजन। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। ये सब बकवास है। यहाँ पर एक आदमी ने क्या किया, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया। 104 क्या था, किसने एससी एसटी का रिजर्वेशन अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। राइट, दैट वाज 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसको इन लोगों ने चैलेंज किया कोर्ट में कि बार बार हर 10 साल हुआ जाता है, जबकि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में तो 10 साल का ही पीरियड दिया गया था। आज तो 70 साल हो गए, आप बढ़ाते ही जा रहे हैं इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो फिलहाल के लिए सेंटर ने कहा है कि नहीं नहीं, हम एक्सटेंशन को फेवर करते हैं, अभी जरूरत है रिजर्वेशन की तो हम इसको बढ़ा रहे हैं। ओके, एंड आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम लोग और भी मटेरियल सबमिट करेंगे टू स्ट्रेंथन आवर केस। ओके, और बाकी अ, आपको पता है कि ये जो कहाँ गए वो हमारे एंग्लो इंडियन वाले, उनको तो अब फ्री कर दिया, ठीक है, उनके लिए भी रिजर्वेशन था, अब नहीं। Amendments to Article 334 of the Constitution extending the period of reservation are not subject to closer judicial review in view of the limited reservation policy enshrined in the original Constitution. Limited यानी कि 10 साल के लिए पहले बनाया गया था। ये वही आ गया वापस, स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना, ये भगोरिया क्या है, ये स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया जाएगा जो कि एक तरह का ट्राइबल डांस है मध्य प्रदेश का। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस साल इसरो के बजट में 8% की कटौती कर दी है। गलत बात है, इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस अचीव कर रहा है इसरो, उसमें आपने बजट कट कर दिया उल्टा। मतलब बट उनका कहना है कि देखिए इस साल का बजट मत देखिए, आप ये देखिए कि हमने 2013-14 में जब हम आए थे तब 5,000 करोड़ दिया जाता था बजट, हम 12,000 करोड़ दे रहे हैं। तो 10 साल भी तो होने वाले हैं यार, 10 साल में आपने 2.5 भी नहीं बढ़ाया अभी तो। बोले, और इसरो की सक्सेस और उसके मिशन देखते हुए तो लगता है कि इट डिजर्व बेटर। राइट, मूर्तियों पे हम लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा ना, चाहे मॉम मिशन हो या ये चंद्रयान मिशन हो, ये सब 400 करोड़, 600 करोड़ ऐसे अमाउंट में जा रहे हैं। बोले, और हमने सरदार पटेल की स्टैच्यू पे कितना खर्च किया था, हमने 4,000 करोड़ खर्च किए थे। भाई बिहार में एक 17,000 करोड़ का ब्रिज बन रहा था जो गिर गया नदी के ऊपर। ये तो कहीं ना कहीं मैं देखिए ऐसे अगेंस्ट नहीं हूँ कि स्टैचू नहीं बनने चाहिए, ये सब। दी ओनली थिंग इज कि वी शुड सेट अ प्रायोरिटी राइट्स, कि अभी हमें क्या करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसरो ये जो प्रोजेक्ट कर रहा है सब वेस्ट जाता है, नहीं, जो कैपेबिलिटी बढ़ती है ना उससे भरोसा बढ़ता है। और फिर फॉरेन कंट्रीज के जो सैटेलाइट्स के ऑर्डर आते हैं वो इसी भरोसे पे आते हैं। ठीक है, इसरो काफी अर्न करता है आजकल फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करके। अगस्त में आपको पता है सबसे ड्राई रहा था अब तक का, ठीक है, 36% बिलो नॉर्मल एवरेज रेनफॉल हुई थी। ठीक है, तो था कि यार शुगर केन पे अफेक्ट पड़ेगा इसका, तो शायद अब थोड़ा कम होगा, बिकॉज सितंबर में कहीं ना कहीं 10% रेनफॉल सरप्लस में चल रहा है। ऑलरेडी थोड़ा सा तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा एटलीस्ट उसका। एक्सप्रेस नेटवर्क है ये वही सब बात है। यूएस ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं कि आप इन्होंने कनाडा को सपोर्ट किया है कि, और इंडिया से कहा है कि आप कोऑपरेट कीजिए, तो ठीक है कर लेंगे। मिथुन, अब आप सोचिए कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है इसमें जो कर रहे हैं, कि मैं इसलिए कर रहा हूँ यार क्योंकि एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था एलिफेंट पे। ठीक है, तो उसने वहीं से न्यूज़पेपर डिट्टो पॉइंट उठा लिए थे कि इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। ठीक है, फीमेल इनकी लीडर होती है, फीमेल एलिफेंट। ठीक है, ग्रुप में लीडर होती है। ठीक है, जो मेल एलिफेंट होते हैं वो थोड़े से आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं।
ओके। तो उसी तरह से मिथुन के बारे में यहाँ जो भी है वो सब डिटेल एक बार देख लेते हैं, अगर आ गया तो किस्मत है आपकी। मिथुन होता क्या है, एक तरह का बोवाइन है, इंडिजिनस टू सम ऑफ द स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, स्टीप्ड इन कल्चरल एंड रिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत है इसके नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और इसको कंज्यूम भी किया जा रहा है जनरेशन, मतलब कोई इंपॉर्टेंट सेरेमनीज वगैरह होती है ना, रिचुअल्स होते हैं, तब इसको बलि दी जाती है इसकी, फिर उसको खाया जाता है। एफएसएसआई रिकग्नाइजिंग द बोवाइन एज ए फूड एनिमल। अब इसने क्या किया है एफएसआई ने कि इसको एक फूड एनिमल के तौर पर रिकग्नाइज किया है। तब इससे क्या होगा कि वहां के लोगों को एक तो लाइवलीहुड मिल जाएगी इससे, राइट, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत महंगा बिकता है। ये अगर 4-5 साल बड़ा भी है ना तो ये 2 लाख रुपए तक में बिक जाता है डिपेंडिंग अपॉन हिज वेट। और अगर वो उसको प्रॉपर मीट के फॉर्म में बेचें तो ये जाता है करीब करीब 300 रुपए किलो, ठीक है। तो लाइवलीहुड भी मिलेगी, फाइनेंशियल मिलेगी, और कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की भी भरपाई करेगा, ठीक है, क्योंकि अब एफएसएसआई ने इसको रिकग्नाइज कर दिया एज फूड एनिमल। ये कुछ बेनिफिट है उनके लिए। Alright, they will benefit from commercially from the sale and processing of मिथुन मीट। इसका साइंटिफिक नेम है बॉस फ्रॉन्टेलिस, एक तरह का रिमिनेंट होता है। चारों स्टेट में मिलता है, जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं ना, सबसे ऊपर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, चारों शेयर करता है। इसका स्लॉटर किया जाता है बिकॉज इट हैज रिचुअल सिग्निफिकेंस, और ये स्टेट एनिमल भी है अरुणाचल का, नागालैंड का। याद रखिए ये सब फैक्ट्स। ये तो वही सब बातें हैं, 300 रुपये पर केजी मीट मिल जाएगा एंड सो ऑन। ये सेमी सेमी डोमेस्टिकेटेड टाइप का है, मतलब घर में भी रखते हैं और जंगल में फिर चरने भी छोड़ देते हैं। जहां पर छोड़ते हैं ना वहां की सॉइल की क्वालिटी देखिए जरा। सॉइल इन दीज पार्ट इज एसिडिक। अब एसिडिक बेसिक बता चुका हूं मैं पीएच स्केल पे, ठीक है, पहले शुरू की लेक्चर्स में समझा दिया था ये सब, अगर आपने कभी मिस किया होगा तो नहीं पता होगा। Soil in these parts is acidic and low in salt content. Mithun's have an affinity for salt. Even they are known to lick off the hands of the farmers. इनको सॉल्ट से बड़ा प्यार होता है, ठीक है। न्यूट्रिशनली फायदा होगा, लाइवलीहुड भी मिलेगी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आएगी। Okay? चलिए आज के एडिटोरियल थोड़े से काम के हैं। तो सबसे पहले आते हैं ओल्ड नेशनल पेंशन स्कीम पे। पहले मैं आपको एक बार प्लेन पेज में थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि उसके बाद आपको रीड करने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाती थी पहले। ये क्या होता था कि आपने जो भी अपने करियर की लास्ट सैलरी ड्रॉ की है उसका 50% फिक्स कर दिया जाएगा, इतनी आपको पेंशन मिलेगी। आप क्लियर है ये? तो इससे क्या हो रहा था, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था सरकार का। तो वो लेकर आए न्यू पेंशन स्कीम। इसमें इन्होंने क्या किया कि देखिए, आपने क्या सैलरी ड्रॉ की वो सब अलग बात है, और सरकार आपको नहीं देगी। अब आपको क्या करना होगा, आपको खुद हर साल जब से आप जॉब में आए आपको खुद कंट्रीब्यूट करना होगा फंड में, ठीक है। फिर आप जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, वो अलग अलग उसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। कि आप चाहो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवा सकते हो, चाहो तो आप किसी तरह का फिक्स डिपॉजिट में यूज कर सकते हो एंड सो ऑन, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन होते हैं, आपकी मर्जी है आप कौन सा चूज करना चाहते हो। तो अब क्या हो गया कि जो पेंशन का पूरा खर्चा सरकार पे जा रहा था एक्सचेकर पे, ओके, वो अब उस बंदे पे खुद पे आ गया जो नौकरी कर रहा था इतने साल से, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी रिटर्न आएंगे इन सबसे, चाहे उसका फिक्स डिपॉजिट रहा हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हुआ हो, या कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ हो, वहां से जो रिटर्न आएंगे उस हिसाब से उसकी पेंशन डिसाइड हो जाती है। तो आप ऑफ कोर्स यू नो कि ये कंपैरेटिवली ऊपर वाले से तो ज्यादा रिस्की है ना थोड़ा, राइट। इसीलिए जहां जहां इलेक्शन आते हैं वहां पर लोग डिमांड करने लगते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश ने दी है, शायद कर्नाटका ने भी दी है, ऑलराइट। और वेस्ट बंगाल ने तो कभी ज्वाइन किया ही नहीं था ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को, कभी ज्वाइन नहीं किया था। तमिलनाडु ने भी ज्वाइन नहीं किया था, ऑलराइट। और ये स्टेट्स अब वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन पे। क्योंकि जो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में लग के डेवलपमेंट होना था वो पैसा चला गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी क्या, सैलरी पेंशन, जो आपको रिटर्न नहीं देंगी, ठीक है। तो जो फ्यूचर जनरेशन है अल्टीमेटली उनका डेवलपमेंट सफर करता है अगर आपकी सोसाइटी में पेंशन का बर्डन ज्यादा है। क्लियर? लेकिन अब इस आर्टिकल में ये भाई साहब दो बातें ऐड करना भूल गए। एक तो कि पॉलिटिशियंस पे न्यू पेंशन स्कीम क्यों लागू नहीं हुई, राइट। ये अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम ही ले रहे हैं, यानी कि अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%। पॉलिटिशियंस यानी हमारे सारे एमपी एमएलए एंड सो ऑन जितने भी हैं, ये लोग न्यू पेंशन स्कीम इन पे लागू नहीं की गई। तो एक तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया, अब कहाँ गया राइट टू इक्वालिटी, राइट। एंड सेकंड थिंग, इन्हीं पॉलिटिशियंस की सिर्फ लास्ट राउंड सैलरी से डिसाइड नहीं होती है,
इनकी मल्टी पेंशन चलती है। फॉर एग्जाम्पल शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ और एनी, ठीक है, जो कई कई टर्म्स रह के आते हैं, 9 टर्म जीते हैं इन्होंने इलेक्शन, इतना एंड सो ऑन, ठीक है, हर टर्म की पेंशन मिलती है, हर एक टर्म की, ठीक है। इन द लैंग्वेज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत मान, ही सेड there are some MLAs who are taking 5 to 6 lakh monthly pension, राइट, इतने लाख पेंशन लेते हैं ये लोग। इस 6 लाख में 30 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल सकती है 30,000 रुपये महीने की, बट उनसे कहा जाता है आप पकौड़े तल लो, वो भी रोजगार है। तो जाके किसी पकौड़े वाले से पूछ लो ना, तुम अपने बेटे को भी इसी प्रोफेशन में देखना चाहोगे क्या, वो बता देगा अच्छे से रोजगार है कि क्या है। एनीवे, ओके, तो चलिए आर्टिकल पे आ जाते हैं, अब समझ में आ जाएगा। The shift to the national pension system in 2000 was a major hard-won fiscal reform initiated by NDA government under Atal Bihari Vajpayee. The state shifted to new pension scheme. Only West Bengal and Tamil Nadu staying with the old pension scheme. It was a fiscally prudent decision, ठीक है, but अब several states like Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, Punjab, Himachal, they are announcing a shift back to old pension scheme, obviously for political reasons, all right, तो ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए ही कर रहे हैं। ड्रिवन बाय पॉलिटिकल मोटिव्स, इट विल बेनिफिट ओनली ए स्मॉल सेक्शन ऑफ इलेक्टोरेट, ओके, ठीक है, बेनिफिट सिर्फ उनको ही कर पाएगा ना जो लोग उस पेंशन मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं, अब सरकारी नौकरी से रिटायर हुए, बट मेजोरिटी पॉपुलेशन जो टैक्स दे रही है वो इधर जा रहा है छोटे सी लोगों के फायदे में। It have adverse long-term fiscal consequence. It is a major step backward, compromising the interests of future generations. Unlike the NPS, which is a defined contribution, ठीक है, आपको अपनी सैलरी का ही 10% उसमें जमा करते चलना पड़ता है शुरू से। The old pension scheme is a defined benefit scheme. वहाँ प्रॉपर डिफाइंड था कि जो आपकी लास्ट सैलरी रही होगी आपके करियर की, उसका 50% आपको मिल जाएगा। ओके, the pension is fixed at 50% of the last drawn out salary. Now, आरबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि 4.5 टाइम्स ज्यादा बर्डन होगा अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाते हैं, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम से 4.5 टाइम्स ज्यादा बर्डन पड़ेगा फाइनेंशियल एक्सचेकर पर अगर आप वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम पे गए तो। अगर जीडीपी के टर्म्स में देखें तो बाय 2060 उस वक्त हमारी जीडीपी जितनी भी रहेगी, ओके, जितनी भी ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी रहेगी उसका ऑलमोस्ट 0.9% तो सिर्फ पेंशन पर चला जाएगा। अगर हम सारे स्टेट यूनियन टेरिटरीज की इकट्ठी देखें तो पेंशन वर पैक्ड एट ऑलमोस्ट 12% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जस्ट इमेजिन कि आप स्टेट में जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उसका 12% सिर्फ पेंशन पर जा रहा है उन लोगों की जो हार्डली पॉपुलेशन का 1% होंगे उस स्टेट की, राइट। तो कहीं ना कहीं गलत तो है ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाना, एटलीस्ट फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। Now for Uttar Pradesh, this burden is almost 17%. केरल 17%। आप समझ सकते हो, ज्यादा बड़ा स्टेट से यूपी, स्टेट है यूपी, ज्यादा सरकारी नौकरी है वहां पर, तो ज्यादा लोग रिटायर होकर पेंशन में रहते हैं। सेम इज द केस विद केरल। केरल में प्राइवेट इंडस्ट्रीज बहुत कम है, वहां भी लोगों को ले दे के सरकारी नौकरी ही चाहिए, क्योंकि वहां नहीं डेवलप हो पाया प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू दिस रूल ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। Now, this may lead to some gain in the short term, but the cost will be far greater, constricting the fiscal space available to the state government. Increase in their fiscal stress to unsustainable level, तो अल्टीमेटली उनको कट डाउन करना पड़ेगा अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रोड ब्रिज रेलवे वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते थे, अफेक्टिंग द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। अब देखते हैं कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो एक तो क्या वर्ल्ड ओवर पूरा फोकस इस पे आ गया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पे, तो उस वजह से हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट थे बाय 2030 वो सब पे ध्यान हट गया है। ओनली 15% ऑफ द 169 सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स आर ऑन ट्रैक। कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन ओवरशैडोड ऑल अदर कंट्रीज। ऑलमोस्ट 600 दिन हो चुके हैं इस लड़ाई को और ज्यादा एंट्रेंच हो गई है। यूएस और वेस्ट एक तरफ हो गए हैं
रशिया, चाइना और उसके एलाइज यानी कि नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वो दूसरी तरफ हो गए। मॉस्को ने जस्टिफाई किया था ये कहकर कि एक्सपेंशन कर रहा है नाटो ईस्ट की तरफ और उसकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है, तो वो वैलिड पॉइंट भी था। जैसे सपोज कीजिए आपकी नेपाल आज चाइना को अलाउ कर दे कि आप आ जाइए मेरी बॉर्डर पे, ठीक है, यानी कि हमारा यूपी बिहार की बॉर्डर तक अगर चाइनीज की फोर्सेस बैठने लगेगी तो इंडिया नहीं देख सकता ना चुपचाप, क्योंकि आप सीधे सीधे इंडिया के लिए थ्रेट बन रहे हो। तब उसमें नेपाल लॉजिक दे सकता है, आई एम अ सॉवरेन कंट्री, मैं एक थर्ड कंट्री के साथ अपने रिलेशन किस तरह स्टैब्लिश करता हूँ वो मेरी मर्जी, ठीक है, वो कर सकता है। वैसे ही यूक्रेन ने किया यहाँ पर, वो नाटो ग्रुप ज्वाइन कर रहा था तो नाटो ऑलमोस्ट रशिया की बॉर्डर पे आके बैठ जाएंगी अगर यूक्रेन उसका पार्ट बनता तो, ठीक है। नॉर्वे स्वीडन अब उसका पार्ट बन चुके हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया के साथ, तो ऑलमोस्ट नाटो उसकी नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे तो आ ही चुका है, ठीक है। अब यूक्रेन पे भी आ गया, वो रशिया को एनसर्कल कर रहा है। जबकि जब यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ था ना, तब ये प्रॉमिस किया था अमेरिका ने कि हम नाटो फोर्सेस का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड नहीं होगा, यानी कि ईस्ट की अब जो कंट्रीज हैं हम उनको मेंबर नहीं बनाएंगे। बट धीरे धीरे एक एक करके क्योंकि 2000 तक रशिया जो बचा था यूएसएसआर के बाद काफी कमजोर था। 2000 में टेक ओवर किया पुतिन ने, एंड विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स बाय 2009 जब रशिया ने जॉर्जिया को मारा पहली बार, तब रशिया ने कहा था बर्दाश्त बहुत कर लिया हमने, 20 साल बर्दाश्त कर लिया, आपका एक्सपेंशन अब नहीं। ओके, तो पुतिन इज पुतिन, ओके, पुतिन एंड जी जिनपिंग, दीज टू आर द बेस्ट लीडर्स एट प्रेजेंट। ओके, वो तो कुछ फर्जी सर्वे हैं जो 1200 वोट लेके 1200 वोट्स लेकर भी दिखा देते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल लीडर। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किधर है। नाउ फिनलैंड, इट शेयर बॉर्डर विद रशिया एंड स्वीडन, इन्होंने ज्वाइन किया है नाटो अलायंस, ओके, और ये असिस्टेंस भी दे रहे हैं यूक्रेन को इन टर्म्स ऑफ वेपन, इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशन। नाउ द वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस हैज ग्रोन, और रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पर भी बढ़ गई है और ज्यादा। ह्यूमन राइट अब्यूसेस के केसेस भी चल रहे हैं पुतिन के अगेंस्ट, आपको बताया था मैंने। आईसीसी ने अरेस्ट वारंट भी इशू किया इसके पुतिन के अगेंस्ट, इसलिए वो साउथ अफ्रीका नहीं गए थे ब्रिक्स समिट पे। बीजिंग हैज यूज्ड द कॉन्फ्लिक्ट टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस डिस्पाइट इट्स ग्रोइंग वॉर्स। मैंने आपको वो टर्म दिया था इसके लिए, रशिया एंड चाइना, इन दोनों ने क्या टर्म यूज किया है, फ्रेंडशिप विदाउट लिमिट, रिमेंबर दैट। नाउ न्यू दिल्ली, हमने कोशिश की है कि हमारे टाइज रशिया के साथ भी बने रहें और रिलेशनशिप यूएस और वेस्ट के साथ भी एक्सपैंड हो रही है। यूएसए हो, फ्रांस हो, हम उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं और रशिया के साथ भी हमने अपने टाइज बनाए रखे हैं। बट अगेन इस वॉर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबल सप्लाई चेन पे, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर एंड सो ऑन। यहाँ पे अगेन ये आर्टिकल कोटा में हो रही सुसाइड पर है, तो अगेन नॉट इम्पोर्टेंट, सुसाइड पे क्वेश्चन आ गया मेंस में, अब नहीं आएगा। ये कनाडा का, आपको चाहिए तो मैं इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, बट ऐसा कुछ काम का नहीं है। आपको कुछ बातें समझ में आ गई ना कनाडा के मैटर में, कि दो इश्यूज चल रहे हैं। एक तो हमने एफटीए अपने नेगोशिएशन रोक दिए हैं अभी के लिए, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो एक्यूज किया है कि एक प्रो खालिस्तानी लीडर था, ओके, उसकी डेथ में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने एक्यूज किया है कि इंडिया का रोल है, इसके हमारे पास एविडेंस है। अभी तक उन्होंने एविडेंस पेश नहीं किए हैं बट उनके पास एविडेंस है। और उनका कहना है कि लास्ट वीक जब वो इंडिया आए थे G20 समिट के लिए, तो लास्ट वीक उन्होंने इंडियन ऑफिशियल से इस बारे में बात की थी, बट इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं नहीं हमारा ऐसा कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो रिजेक्ट करने की वजह से ही फिर उनको अपने जाके वापस पार्लियामेंट में ये बात रेज करनी पड़ी। और बस इतना से ही क्रक्स है पूरे आर्टिकल का, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। बाकी जिनको पढ़ना है उनको पढ़ने दीजिए, आपके काम का सिर्फ इतना ही है। ओके, बस यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम दोनों कंट्रीज को साथ में किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। पहला, डिफेंडिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर, जो चाइना वो करता रहता है डिस्टर्ब, ठीक है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ सी वाली। बैलेंसिंग चाइनाज राइज एंड बिहेवियर, cooperating on issues like climate change, global health, misuse of digital technologies like artificial intelligence, regulating artificial intelligence and elevating burdens imposed on developing countries। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम दोनों कंट्रीज को ध्यान देना चाहिए, बट हम लोग एक गलत उस एक्टिविटी में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। राइट, एंड अगेन वो एक और बात आ जाती है कि वो कहता है कनाडा कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं रेगुलेट कर सकते। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर खालिस्तानी लीडर्स खुल के एकदम खुले आम वो वहाँ इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनको थ्रेटन करना शुरू कर दिया उन्होंने, लीव कनाडा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच नहीं होता है आपका।
राइट, तो उस पर लिमिट होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल हमारे काम का है। तो अभी G20 में आपने देखा, हमने काफी सारे क्लाइमेट के लिए स्टेप्स लिए। जैसे हमने कहा कि हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाएंगे, राइट। उसके बाद हमने एक इंस्टीट्यूट भी ओपन किया है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, राइट। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। उसके अलावा पिछली बार जो कॉप समिट हुआ था, उसमें हमने एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया था, राइट। और उसके बाद क्योटो के टाइम से ही एक फंड चला आ रहा है कि हम $100 बिलियन आपको देंगे हर साल, ठीक है, जो अब तक फुलफिल नहीं हुआ है, बट उम्मीद है कि शायद इस साल तक वो लोग देने लगेंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, मतलब वो क्या जनरली लोन के फॉर्म में देते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं, ये तो गारंटी है, ठीक है। $70 बिलियन तो दे चुके हैं, तो 100 भी टच कर ही देंगे इसी साल। चलिए, नाउ द फैक्ट दैट एमिशन कुड पीक बाय 2025, ये कहना है असेसमेंट रिपोर्ट AR6 का, जो कि IPCC पब्लिश करता है, ओके। तो इसके लिए हमें नेट जीरो अचीव करना होगा 2050 तक, ठीक है। नेट जीरो अचीव 2050 ग्लोबल लेवल पर, नॉट कंट्री स्पेसिफिक। कुछ कंट्री तो अचीव कर चुकी हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ बाद में करेंगी। जैसे इंडिया नेट जीरो कब बनना चाह रहा है, 2017 में, 2070, 2070 में, ठीक है। तो वर्ल्ड का एवरेज बता रहे हैं हम लोग कि 2050 तक पूरे वर्ल्ड को नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेना चाहिए, राइट। द कमिटिंग ऑफ $100 बिलियन पर ईयर, ये भी रिपीट किया गया अभी G20 के टाइम, ओके। और उम्मीद है कि ये 2023 तक अचीव कर लेंगे ये लोग। बट डेवलपिंग कंट्रीज की नीड बहुत ज्यादा है, अब अराउंड 5.8 टू $5.9 ट्रिलियन टू इम्प्लीमेंट देयर एनडीसी। एनडीसी हम सभी कंट्रीज ने अपने अपने सबमिट किए थे, राइट, अंडर पेरिस क्लाइमेट डील 2015 वाली। ओके, मिटिगेशन एडेप्टेशन दोनों पे फोकस कर रहे हैं। एनहांसिंग द रोल, अभी और ज्यादा फंड जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में चाहिए, उसके जरूरी है कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स और ज्यादा फंडिंग दे। और सिर्फ यही नहीं, इवन प्राइवेट सेक्टर को से भी फंड मोबिलाइज करेंगे, ओके। तो हमें ऑपरेशनलाइज करना है अभी ये लॉस एंड डैमेज फंड, जो COP27 में हमने स्टैब्लिश किया था। दिल्ली डिक्लेरेशन में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें की। एक तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है। क्या काम है उसका, एक ऑल्टरनेटिव भी बना रहे हैं ना फॉसिल फ्यूल का, ताकि क्लाइमेट को बेटर बनाया जा सके, एमिशन रोके जा सके व्हीकल से। और दूसरा हमने स्टैब्लिश किया है ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर, ताकि बेटर टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया जा सके ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। एंड रिन्यूएबल जनरेटिंग कैपेसिटी विल बी ट्रेबल्ड बाय 2030, इसको 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने पुराने आर्टिकल्स में डिस्कस किया ही है कि ऑलमोस्ट 1000 गीगावाट पर ईयर हमें जनरेट करनी होगी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल। लेकिन अब रिन्यूएबल को जनरेट करने के लिए उसकी पूरी साइकिल देखिए। सबसे पहले आपको सोलर पावर के लिए पॉलीसिलिकॉन चाहिए, ठीक है, वेफर जो बनते हैं। रेयर अर्थ चाहिए आपको विंड बेस कैपेसिटी के लिए। फिर अगर ये दोनों बन भी गई, तो ग्रिड में स्टेबिलिटी के लिए आपको जरूरत होती है पावरफुल बैटरीज की, ठीक है। और इन बैटरीज के लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको लिथियम चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ रिन्यूएबल पावर को रिन्यूएबल पावर के तौर पे मत देखिए, ठीक है। उसके लिए आपको सिलिकॉन चाहिए, हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, हमें बैटरीज चाहिए, बैटरीज के लिए लिथियम चाहिए। बहुत लंबी चेन है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं हम तो सोलार से विंड से जनरेट कर देंगे, उसकी पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा उसका। उतने ज्यादा सोलर पैनल्स बनाने हैं तो उतनी ही ज्यादा ये सारी चीजें भी लगेंगी। फिर ये वर्ड बार बार सुनने को मिलता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये वर्ड आया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में, जो कहता था कि ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज वर गिवन टारगेट फॉर रिडक्शन इन एमिशन। तो यूएसए ने तो कभी माना ही नहीं ये बात, ठीक है। क्योंकि ये मानते थे कि डेवलप कंट्रीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशंस रादर देन डेवलपिंग कंट्रीज। बट कनाडा जैसी कंट्रीज का कहना था कि यार इंडिया चाइना भी कोई इतनी डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है, इतनी गरीब, ठीक है, इनको इनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इनको भी रिडक्शन करना चाहिए अपने एमिशंस में। बट इंडिया चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो कनाडा भी उस गेम से बाहर निकल गया। यूएसए ने भी कभी क्योटो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया ना। क्योंकि देखिए, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो ये अफेक्ट तो पूरे वर्ल्ड को ही करेगा ना। और आप सोचिए कि अगर सपोज साइक्लोन ही आ रहा है, बार बार फ्रीक्वेंट आ रहे हैं साइक्लोन, तो ज्यादा अफेक्ट कौन होगी, यूएसए जैसी कंट्रीज जो तैयारी कर सकती हैं, वो अपने लोगों को बेटर इवैक्यूएट कर सकते हैं वहां से। ये छोटी कंट्रीज बांग्लादेश जैसी, ठीक है, या और भी स्मॉल आइलैंड में चले जाइए, हाइती जैसे आइलैंड पे चले जाइए, ठीक है। तो दिस क्लाइमेट नेगोशिएशन शुड नॉट बी ए वॉर बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि क्लाइमेट सबको बर्बाद करेगा। और डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी सबसे कमजोर है उस डिजास्टर से कोप अप करने के लिए। इनकी कैपेसिटी फिर भी अच्छी होगी, इनके पास रिसोर्सेज भी होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्रीज को भी समझना पड़ेगा, जिद पे मत अड़े रहो।
Less developing countries, especially the low-lying island nations, are likely to suffer more. इंडिया चाइना ने सबमिट किया अपना एनडीसी टारगेट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एमिशन इंटेंसिटी. इट इज मोर देन हाफ ऑफ G20 कंट्रीज हैव ऑलरेडी पीक देयर एमिशन. तो ये अच्छी बात है. एनडीसी विच हैज रिप्लेस्ड CBDR. दिस वॉज एग्रीड इन 2015 इन COP21 पेरिस में हुई थी. ये यहाँ पर हर कंट्री अपने टारगेट खुद सेट करती है जो कि बीच बीच में इवेलुएट किए जाते हैं. ओके, नाउ ऑल कंट्रीज, चाहे डेवलप हो डेवलपिंग हो, दिस शुड बी द इक्वल पार्टनर. दिस शुड ड्रॉप दिस फ्रेज ऑफ CBDR फ्रॉम आवर फ्यूचर डॉक्यूमेंट एज इट इज सुपरफ्लुअस नाउ. तो ब्राजील में होगा G20 का समिट 2024 में, तो कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स निकल कर आना चाहिए, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ फंड्स कमिटेड बाय डेवलप्ड वर्ल्ड सिंस 2010 इन कोपेनहेगन. उसी में ये फंड स्टैब्लिश किया था $100 बिलियन वाला, बट आज तक भर नहीं पाए. ये डेटा प्रोटेक्शन, बस ये इसके थोड़े से ये रूल्स वगैरह बनने का ही वेट कर रहा हूँ मैं. इसके बाद मैं आपको पूरा डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है हमारा, ये उसका पूरा डिटेल लेक्चर दूंगा. ये रूल्स वगैरह बनने का ही वेट कर रहा हूँ. ओके, तो आप ये मत सोचिए कि कोई चीज़ अभी तक रुकी हुई है तो मैंने जानबूझ के अवॉइड की है. मैं अपनी 450 सीरीज में आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा जो भी काम का होगा. यहाँ पे ईरान ने बोला है यूएस को कि आप सीरियसनेस दिखाइए अगर आपको वापस से 2015 की न्यूक्लियर डील को रिवाइव करना है. ठीक है, ये ट्रम्प की सनक थी जो ईरान अच्छे से ओबे कर रहा था पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को, उसके बाद भी उसने वो यूनिलैटरली वो डील कैंसिल कर दी. अब पुतिन ने कंफर्म किया है कि चाइना विजिट करेंगे. तो मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे मेंस में कि एक्सेस तैयार होता जा रहा है. ईरान, रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया. ऑलराइट, एंड डोंट फॉरगेट दिस अफगान एंड पाकिस्तान, दे आर रग स्टेट. वो किसी भी तरफ टिल्ट मार जाएंगे कभी भी. ऑलराइट, दूसरी तरफ वेस्ट है led by USA. Okay, supported by its partners like Japan, Australia, New Zealand, South Korea. ऑलराइट, तो ये आपको मेंस में इस तरह क्वेश्चन मिल सकता है कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई बट कहीं ना कहीं हम लोग सेकंड कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर से वर्ल्ड कैंप में डिवाइड हो रहा है. रही बात इंडिया की, तो हमारा एटीट्यूड अभी तक सबसे सही रहा है वर्ल्ड में कि हमने रशिया के साथ में रिलेशन मेंटेन रखे हैं जैसे थे, लेकिन हम रिलेशन स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं यूएसए और वेस्ट के साथ. इंडिया कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है और ये बहुत अच्छी बात है. तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे. राइट, ये छोड़िए ये कोटा वोटा, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. और बाकी मैं मेंस में आपको एक कंप्लीट करवा दूंगा. बाकी इसके आने के चांसेस बहुत कम है कि गवर्नमेंट के अंदर ही सीरियसनेस नहीं दिखती. उन्होंने कहा है डीलिमिटेशन होगी, उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तब लागू होगा. तो अभी तो आपकी पहले तो सेंसस नहीं हुई है, आपको उसकी जरूरत है. उसके बाद डीलिमिटेशन होने की जरूरत है. डीलिमिटेशन के लिए सदर्न स्टेट्स को मनाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होगा क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स. तो वो सीट लूज करेंगे अगर नए सेंसस के बेसिस पर डीलिमिटेशन हुई तो. ठीक है, और फिर इसके बाद कहीं जाके जो अगले इलेक्शन होंगे तब जाके ये विमेन कोटा लागू होगा. ठीक है, सोशलिस्ट सेक्युलर ये सब आपको पता है यार कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट में हमने ऐड किया है. बट ऐसा नहीं है कि अगर ये वर्ड एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किए गए थे, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से पहले, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये चीजें फॉलो नहीं कर रहे थे. बोथ दीज फीचर्स वर इम्प्लिसिट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिंस बिगिनिंग. ऑलराइट, हमने सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की तरफ भी बात की, हमने सेक्युलरिज्म भी मेंटेन किया. ऑलराइट, बस ये है कि 42nd अमेंडमेंट ने उस चीज को एक्सप्लिसिटली लिख दिया जो ऑलरेडी इम्प्लिसिट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ऑलराइट, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग दैट. नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन. ये कनाडा का है, इसने इंडिया का कटा पिटा मैप शेयर किया था. ये न्यू फीचर आ ही गया व्हाट्सएप में, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट आपके काम का नहीं है. एनजीटी बैन दिस एंड दैट, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. Alright, so that's it for this session. Okay, and do let me know अगर आप लोग सीरियस हो एडिटोरियल बेस्ड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो जैसे भी होयसाल्स को वो मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस, राइट. तो इसके लिए मुझे आपको पूरा होयसाल आर्किटेक्चर पढ़ाना होगा क्योंकि ये आपका GS1 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. ऑलराइट, तो अगर आप इस तरीके से मेंस की तैयारी करोगे प्लस 450 का सपोर्ट रहा आपके पास, तो आई कैन अश्योर यू आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे मेंस में. ऑलराइट, सो अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा. ओके, तो फिर मैं उसको सीरियसली प्लान करूंगा.
So, and please share the channel with your friends, okay? Because it's not growing the way I expected. All right. So, thanks for joining. Have a great day and keep learning.